हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रोफाउंडली फिजिसिस्ट। सो हमने जो है इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म यूनिट बिगिन कर दी थी। जो प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किए थे एमसीक्यूज रिलेटेड टू कर्ल, डाइवर्जेंस, ग्रेडियंट एंड थ्योरम्स जो हैं उनके रिलेटेड। सो इन टुडेज़ वीडियो वी विल डिस्कस एमसीक्यूज रिलेटेड टू इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। आई नो थोड़ा ज़्यादा दिन का गैप हो गया, बट आई वॉज वेरी बिजी इन माई पर्सनल लाइफ, तो थोड़ा टाइम स्पेयर करना मुश्किल हो गया था। बट अब से जो है कॉन्टीन्यूटी बनाएंगे एंड वी विल डिस्कस मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। तो जैसे कि मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दिया था कि नेक्स्ट वीडियो जो है दैट विल बी रिलेटेड टू इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, एंड आई होप आप सब ने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स प्रिपेयर कर ली होगी यूनिट, बिकॉज अब तो काफ़ी ज़्यादा डेज मिल के प्रिपेयर करने के लिए। सो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स टॉपिक है दिस इज़ ऑल्सो प्रेजेंट इन 12th क्लास, ठीक है। तो वहाँ से भी जो है आप एमसीक्यूज़ प्रैक्टिस करो, एंड बीएससी से भी जो है आपने इसके एमसीक्यूज़ कवर करने हैं। सो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जो क्वेश्चंस आते हैं पेपर में बहुत बेसिक होते हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस होते हैं। जैसे लास्ट टाइम जो है जैन का जो पेपर था उसमें न्यूमेरिकल आया था, लाइक बहुत सिंपल क्वेश्चंस रहते हैं, बट जो टीडियस टास्क है इसमें वो ये है दैट इट इन्वॉल्व्स लॉट ऑफ फार्मूलाज, लॉट ऑफ थ्योरम्स, लॉट ऑफ स्टेटमेंट्स, ठीक है। तो इसलिए जो है वो स्टूडेंट्स को थोड़ा डिफिकल्ट लगता है कि मैम यूनिट को कैसे मैनेज किया जाए, बिकॉज वास्ट बहुत है। तो आपको इसको कैसे करना है, जितने भी फार्मूलाज हैं जस्ट कीप नोटिंग देम डाउन, ठीक है। सारे फार्मूलाज नोट कर लो, हर एक थ्योरम जो है वो उसका क्या बेसिस है, किस पर बेस्ड है वो थ्योरम, वो नोट डाउन कर लो। ऐसे करते चलोगे तो यूनिट बहुत ईजी लगेगी, बिकॉज है सिंपल लेकिन है वास्ट। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है। द अमाउंट ऑफ फोर्स exerted on a unit positive charge in an electric field is known as। सो अगर कोई यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस्ड है, जो उसके ऊपर फोर्स एग्जर्ट होगी उसको हम क्या कहते हैं, राइट। फर्स्ट ऑप्शन है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, सेकेंड इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स, थर्ड इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, फोर्थ इज इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स। सो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पर फर्स्ट लेक्चर है। सो आई जस्ट वांट कि आप थोड़ी टर्मिनोलॉजी समझ लो कि कौन सी टर्म को क्या कहते हैं। जैसे यहाँ पर एक चार्ज है Q, उसके अराउंड जो रीजन है, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन। सो ये जो Q चार्ज है जिसके कारण ये इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन क्रिएट हुआ है, इसको हम कहते हैं सोर्स चार्ज, ठीक है, बिकॉज ये सोर्स है ना इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन का। सो दैट्स व्हाई इट इज टर्म्ड एज सोर्स चार्ज। So Q is source charge and the region around it is termed as electric field region. तो ये तो हमने समझ लिया कि Q source charge है, उसके around जो region है that is termed as electric field region। तो यहाँ पर जो है we have brought another charge जिसको देखो small q जो है, ये जो small q charge है इसको हम कहते हैं test charge, ठीक है। अब जब हम इस test charge को इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन में लेके आएंगे तो क्या होगा। ऑब्वियसली जो टेस्ट चार्ज है वो सोर्स चार्ज के कारण इट विल एक्सपीरियंस फोर्स, राइट। तो जो फोर्स, इसी को हम क्या कहते हैं, द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज व्हेन प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन एट एनी पॉइंट इज टर्म्ड एज इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ऑफ दैट रीजन, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ऑफ दैट पॉइंट, सॉरी, ठीक है। तो यहाँ पर देखो क्या है, अगर हमने जो है टेस्ट चार्ज को बिल्कुल सोर्स चार्ज के पास रख दिया तो क्या होगा, इट विल एक्सपीरियंस मोर फोर्स। और जब हम इसको जो है टेस्ट चार्ज से, सोर्स चार्ज से दूर रखेंगे, इन दैट केस क्या होगा, इट विल एक्सपीरियंस लेस फोर्स। सो टेस्ट चार्ज की हेल्प से हमें ये पता चलेगा कि उस पर्टिकुलर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना स्ट्रॉन्ग है, इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ कितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। तो यहाँ पर इसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ भी कह सकते हैं या फिर इसको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी कह सकते हैं। बहुत सिंपल था, है ना कॉन्सेप्ट। सो नाउ वी आर बैक टू क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या था, द अमाउंट ऑफ फोर्स एक्सर्टेड ऑन अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज। तो कितनी फोर्स जो है एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज पर एक्सर्ट होती है जब वो इलेक्ट्रिक फील्ड में होता है, ये हमें क्या बताता है कि उस इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ कितनी है, उस इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी कितनी है, राइट। तो यहाँ पर जो ए ऑप्शन है क्लियरली करेक्ट है, इट इज़ नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज the direction of electric field created by a negative charges। तो पहले हमने बात कर ली कि सोर्स चार्ज होता है जिसके कारण जो है इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन क्रिएट होता है।
अब यहाँ पर देखो क्वेश्चन क्या है कि अगर वो सोर्स चार्ज एक नेगेटिव चार्ज है, इन दैट केस डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी। सो फर्स्ट ऑप्शन है डायरेक्टेड आउटवर्ड्स, सेकेंड इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द चार्ज, थर्ड इज मे बी आउटवर्ड और टुवर्ड्स द चार्ज, फोर्थ है सर्कुलर इन शेप। सो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जो है पॉजिटिव चार्ज के लिए इट इज़ डायरेक्टेड आउटवर्ड्स, या फिर हम कह सकते हैं इट इज़ डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द पॉजिटिव सोर्स चार्ज, जैसे कि डायग्राम में आपने देखा है। ठीक है, अगर हम बात करें नेगेटिव सोर्स चार्ज की, सो इन दिस केस क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन इज टुवर्ड्स द नेगेटिव सोर्स चार्ज। अब जैसे क्वेश्चन में तो उन्होंने पॉजिटिव जो है चार्ज लिखा हुआ है, बट क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज की जगह पर उन पार्टिकल्स का नाम लिखा जाए जिनका पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज होता है। लाइक क्वेश्चन ऐसे आ जाए कि व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर एन इलेक्ट्रॉन, व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर अ प्रोटोन। ठीक है, समझ गया, आई होप आप सब समझ गए हो। ठीक है, कि जो पार्टिकल्स हैं उनका जो है नाम लिखा जाए इन प्लेस ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज। तो आपको पता होना चाहिए फॉर पॉजिटिव चार्ज इट इज़ आउटवर्ड्स एंड फॉर नेगेटिव चार्ज इट इज़ टुवर्ड्स द सोर्स चार्ज। तो फॉर नेगेटिव चार्ज करेक्ट ऑप्शन कौन सी होगी, बी, डायरेक्टेड टुवर्ड्स द चार्ज। सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड इज इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ हॉलो कंडक्टिंग स्फीयर। तो ये ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं, लाइक अलग अलग जो है आपको कंडीशंस दी गई होंगी कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है फॉर शीट ऑफ चार्ज कितना होता है, फॉर डाइपोल क्या इसकी वैल्यू है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है जैसे यहाँ पर हॉलो कनेक्टिंग स्फीयर है तो सॉलिड स्फीयर के लिए क्या होता है। सो यहाँ पर इस यूनिट का मेन ये जो पॉइंट्स हैं इनको भी आपने नोट डाउन करना है कि हर एक जो सिस्टम है उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या वैल्यू होती है। जैसे यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है तो किसी भी जो सिस्टम है उसके रिलेटेड पूछा जा सकता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होती है, राइट। तो क्वेश्चन देखो क्या है, रिगार्डिंग इनसाइड अ हॉलो कंडक्टिंग स्फीयर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी। सो फर्स्ट ऑप्शन है इंक्रीजेज विद डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फीयर, बी है डिक्रीजेज विद डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फीयर, सी इज ज़ीरो, फोर्थ इज मे इंक्रीज और डिक्रीज विद डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। अब यहाँ पर आप देखो कि जो इनसाइड द हॉलो कंडक्टर है उसके अंदर कितना चार्ज इनक्लोज है। सो इफ़ यू सी क्लियरली तो यहाँ पर देखो आप जो कंडक्टिंग सरफेस है उसकी जो बाउंड्री है जो आउटसाइड है उसके ऊपर चार्ज इनक्लोज है, लेकिन इनसाइड कोई भी चार्ज प्रेजेंट नहीं है, राइट। तो यहाँ पर आपको ये पता होना चाहिए दैट नो चार्ज एग्जिस्ट इनसाइड द स्फेरिकल शेल। जो हॉलो कंडक्टिंग शेल है उसके इनसाइड कोई भी चार्ज एग्जिस्ट नहीं करता। तो क्यू तो हो गया यहाँ पर ज़ीरो के इक्वल। अब हम यूज़ करेंगे गॉस थ्योरम, बिकॉज गॉस थ्योरम जो है उसकी हेल्प से हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करते हैं। सो विच इज़ सरफेस इंटीग्रल जो है ई डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। लेकिन यहाँ पर जो क्यू है वो तो हो गया ज़ीरो के इक्वल। सो कॉरस्पॉन्डिंगली क्या हो गया, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है दैट इज़ ऑल्सो इक्वल टू ज़ीरो। सो वी कैन से इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द हॉलो चार्ज स्फीयर इज इक्वल टू ज़ीरो। तो जो बाकी टू केसेस हैं, लाइक when the observation point is on the surface of the spherical shell and when the observation point is away from the away we can say outside the surface shell, तो उस केस में जो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी उन पॉइंट्स को भी डिस्कस कर लेते हैं। तो अगर हम बात करें कि जो ऑब्जर्वेशन पॉइंट है दैट लाइज आउटसाइड द शेल और यहाँ पर जो डिस्टेंस है दैट इज़ स्मॉल आर, तो इस केस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है दैट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द ऑब्जर्वेशन पॉइंट का जो डिस्टेंस है सेंटर से आर उसके, राइट। तो यहाँ पर इसको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का हम कैसे लिखते हैं, E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय आर स्क्वायर। सो नेक्स्ट केस देखो क्या है कि जब जो ऑब्जर्वेशन पॉइंट P है दैट लाइज ऑन द सरफेस ऑफ द स्फीयर, सरफेस ऑफ द स्फीयर है मतलब यहाँ पर जो डिस्टेंस है वो हो जाएगा रेडियस से इक्वल, यही होगा ना, बिकॉज सेंटर से लेकर जो सरफेस तक डिस्टेंस होगा वो रेडियस हो जाएगा। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो क्या बन जाएगी। सो इस केस में क्या हो जाएगा, E विल बी इक्वल टू
1/4πε0 Q/r²। मतलब जो r डिस्टेंस था वो अब क्या हो जाएगा, रेडियस के इक्वल। बाकी सारा एक्सप्रेशन जो है दैट विल रिमेन द सेम। सो हमने तीनों केसेस स्टडी कर लिए। व्हेन द ऑब्जर्वेशन पॉइंट लाइज इनसाइड द स्फेरिकल शेल, सेकंड क्या था, ऑन द सरफेस ऑफ स्फेरिकल शेल, थर्ड हमने देखा आउटसाइड द स्फेरिकल शेल। तो लेकिन क्वेश्चन में उन्होंने क्या पूछा था, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ हॉलो कनेक्टिंग स्फीयर। तो यहाँ पर इनसाइड का हमें आंसर पता है, विच इज ऑप्शन सी इज 0। सो आई होप यू हैव गॉट द कॉन्सेप्ट। इसी तरीके से आपने सारी चार्ज और डिस्ट्रीब्यूशन है जितनी भी आपके सिलेबस में है, सबके जो है एक्सप्रेशंस देखने हैं कि जब ऑब्जर्वेशन पॉइंट की पोजीशन चेंज करते हो तो कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की अलग अलग वैल्यूज़ आती हैं। सो इफ़ यू आर न्यू टू माई चैनल, तो मैं आपको एक बात बता दूं कि जो स्टूडेंट्स मुझे जो है लास्ट ईयर से फॉलो कर रहे हैं वो एक बात जानते हैं कि मैम जो भी MCQ डिस्कस करते हैं हमें उसे ज़रूर प्रैक्टिस करना है, बिकॉज क्वेश्चन जो भी मैं वही क्वेश्चन पिक करती हूँ विच आर मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, तो जो भी मैं MCQ डिस्कस कर रही हूँ आपको उसको ज़रूर प्रैक्टिस करना है, एंड डेफिनेटली आप उससे रिलेटेड या मिलता जुलता MCQ आप ज़रूर एग्ज़ाम में देखोगे। सो डू नॉट स्किप एनी MCQ। क्वेश्चन नंबर 4 देखो क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड hollow sphere at a distance of r where r is greater than the radius of the sphere is। तो यहाँ पर ये तो क्वेश्चन अभी हमने डिस्कस किया था, थोड़ी सी बस क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज कर दी है, एंड आई होप आप सबको इसका आंसर अब आता होगा बिकॉज वी हैव जस्ट डिस्कस्ड इट। तो यहाँ पर उन्होंने क्वेश्चन में क्या बोला है कि जब ऑब्जर्वेशन पॉइंट जो है वो ग्रेटर देन रेडियस ऑफ द स्फीयर है, मतलब ये कौन सा वाला केस हो गया, कौन सा वाला केस है, जब ऑब्जर्वेशन पॉइंट जो है दैट इज आउटसाइड द स्फेरिकल शेल। वो वाला हमने जो आउटसाइड वाला केस अभी डिस्कस किया है ना, ये वही केस है, पर यहाँ पर उन्होंने लैंग्वेज चेंज करके लिखा है वेयर r इज ग्रेटर देन द रेडियस ऑफ द स्फीयर। सो इस केस में उन्होंने पूछा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी। फर्स्ट ऑप्शन है प्रोपोर्शनल टू r, सेकेंड है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू r, थर्ड है प्रोपोर्शनल टू r², फोर्थ है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू r²। तो इसका आंसर क्या होगा, आई नो आप सबको आता है, अब ये तो सबके लिए बहुत आसान है, सबको आता है ये। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी विल बी E will be equal to 1/4πε0 Q/r²। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू r²। सो क्वेश्चन में देखो अब करेक्ट ऑप्शन कौन सी होगी, इट विल बी ऑप्शन डी। देखा आपने कितना इजी हो गया इसको सॉल्व करना। एक बार आपको कॉन्सेप्ट की अंडरस्टैंडिंग हो जाए उसके बाद कैसे भी क्वेश्चन को मोल्ड किया जाए, कैसी भी लैंग्वेज में क्वेश्चन आ जाए, आप उसका आंसर जो है उसको अटेम्प्ट कर पाओगे। नंबर 6 इज द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डाइवर्ज फ्रॉम। सो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हैं वो डाइवर्ज कहाँ से होती हैं, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, डाइपोल या फिर ज़ीरो पोटेंशियल पॉइंट। तो ये कॉन्सेप्ट भी हमने डिस्कस किया है जब हमने बात की है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है फॉर पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। सो पॉजिटिव चार्ज के लिए हमें देखा था इट वाज आउटवर्ड्स, एंड नेगेटिव चार्ज के लिए क्या था, इनवर्ड्स। तो वही यहाँ पर उन्होंने बात की है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डाइवर्ज हो रही हैं कि कन्वर्ज हो रही हैं। डाइवर्ज का मतलब क्या होता है, देखो डाइवर्ज मतलब बाहर को जाना, उसको डाइवर्ज कहते हैं, एंड इकट्ठा होना एक जगह पर पॉइंट पर उसको हम कह देते हैं कन्वर्ज होना। जैसे डायग्राम में देखो जब पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर को जा रही हैं, उसको कहते हैं डाइवर्ज होना। नेगेटिव के चार्ज के केस में क्या हो रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दे आर कमिंग टुवर्ड द नेगेटिव चार्ज, उसको कह देते हैं हम कन्वर्ज होना। तो यहाँ पर आपके क्वेश्चन का आंसर भी मिल गया है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डाइवर्ज होती हैं पॉजिटिव चार्ज से। ठीक है, अगर नेगेटिव चार्ज आ जाए तो आप क्या लिखोगे, उसके लिए कन्वर्ज होती हैं। यहाँ पर जो है ये ऑप्शन पॉजिटिव चार्ज ये करेक्ट ऑप्शन है। Next question number 7th is, two plates are oppositely charged uniformly and kept parallel to each other at a certain distance. What will be the nature of electric field lines in between them? तो यहाँ पर two plates हैं जिनका opposite charge है, right? अगर एक positive है तो दूसरी negative है। They are kept parallel to each other और उनके बीच में एक certain distance है। What we need to tell that what will be the nature of electric field lines in between them, जो उनके in between electric field lines बन रही हैं उसकी nature क्या है।
फर्स्ट ऑप्शन है सर्कुलर, सेकेंड इज पैरेलल टू ईच अदर थ्रू आउट द क्रॉस सेक्शन, थर्ड इज नॉट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, fourth is parallel and uniform in central part but fringes out at the extreme ends. So here are two plates जिनकी देखो opposite polarity है. एक प्लेट जो है वो पॉजिटिवली चार्ज है, एक प्लेट जो है वो नेगेटिवली चार्ज है. तो उनके बीच में देखो जो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स हैं वो आपको कैसी नज़र आ रही हैं, कैसी हैं? वो पैरेलल हैं, इक्वी स्पेस्ड हैं, यूनिफॉर्म है, राइट? तो यहाँ पर हमें क्या पता चलता है दैट व्हेन two plates are having opposite polarity and they're kept at certain distance, then the electric field lines between them are uniform and parallel. And अब बात करते हैं extreme ends की. extreme ends पर straight नहीं है lines. किस तरीके से हैं lines? They are moving outward. एक बाहर को चक्कर लगा के जो आ रही हैं, they are fringing outward, they are moving outward we can say. तो यहाँ पर जो correct option है वो कौन सी होगी? D. Parallel and uniform in central part but fringes out at the extreme ends. Next is question number 8. Gauss law is applicable for. तो Gauss law जो है कौन सी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशंस के लिए applicable है? फर्स्ट ऑप्शन है पॉइंट चार्ज, सेकेंड इज शीट चार्ज, थर्ड इज लाइन चार्ज, फोर्थ इज पॉइंट शीट एंड लाइन चार्ज. मतलब गॉस लॉ क्या सिर्फ पॉइंट चार्ज के लिए है, शीट चार्ज के लिए है, लाइन चार्ज के लिए है, या फिर तीनों जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशंस हैं उनके लिए एप्लीकेबल है? तो जब हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ते हैं, वी स्टडी अबाउट गॉस लॉ एंड इट्स एप्लीकेशंस, तब हम देखते हैं कि जो गॉस लॉ है दैट इज़ एप्लीकेबल टू ऑल काइंड्स ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, चाहे वो पॉइंट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, शीट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, या फिर स्फेरिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है. वो भी हमने देखा ना हॉलो कंडक्टर के लिए, सॉलिड के लिए. सो जो गॉस लॉ है दैट इज एप्लीकेबल टू ऑल काइंड्स ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन. तो यहाँ पर जो डी ऑप्शन है पॉइंट शीट एंड लाइन चार्ज, ये हो गया करेक्ट ऑप्शन. क्वेश्चन नंबर 9 इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी इज अ फंक्शन ऑफ. तो जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी है वो यहाँ पर कौन से टर्म का फंक्शन है? फर्स्ट ऑप्शन है वॉल्यूम, सेकेंड इज चार्ज, थर्ड इज करंट, फोर्थ है वोल्टेज. इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी जो है इट इज टर्म्ड एज चार्ज पर यूनिट एरिया. ठीक है, तो यहाँ पर आपको पता चल ही गया है कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी है दैट इज अ फंक्शन ऑफ चार्ज, राइट? तो यहाँ पर जो बी ऑप्शन है चार्ज वो करेक्ट है. सो नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे इसी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स टॉपिक के ऊपर जो क्वेश्चन प्रीवियस ईयर पेपर में आया हुआ है. तो ये जो न्यूमेरिकल है इलेक्ट्रिक फील्ड के बेसिस पर है. क्वेश्चन देखो क्या है. व्हेन द फोर्स ऑन 2 कूलम ड्यू टू द फिक्स्ड चार्ज ऑफ 4 कूलम इज 2 न्यूटन, द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द चार्ज ऑफ 2 कूलम इज. तो यहाँ पर ये तो अच्छे से आपको आता होगा बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला भी हमने आज की वीडियो में डिस्कस किया है. तो एक बार देखते हैं क्वेश्चन है क्या, देन इसको सॉल्व करेंगे. तो क्वेश्चन को अगर हम डीकोड करें तो किस तरीके से है कि जो 4 कूलम चार्ज है वो सोर्स चार्ज है, राइट? सोर्स चार्ज के कारण क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होता है. तो 4 कूलम के चार्ज के कारण जो है इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका 4 कूलम के चार्ज का. अब यहाँ पर जो है एक 2 कूलम का चार्ज हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया. अब हमें ये क्वेश्चन में उन्होंने बता दिया है कि जब हम 4 कूलम के इलेक्ट्रिक फील्ड में 2 कूलम का एक चार्ज रखेंगे देन वो क्या करता होता है? फोर्स एक्सपीरियंस करता है, राइट? तो फोर्स भी उन्होंने बता दी कि वो 2 न्यूटन फोर्स एक्सपीरियंस करेगा. अब हमें ये बताना है कि जो 2 कूलम वाला चार्ज है वो कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सपीरियंस करेगा. तो यहाँ पर देखो आप जो फोर्स एंड इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फार्मूला होता है, बिकॉज क्वेश्चन में अब हमारे पास फोर्स है एंड चार्ज है, तो हम वही वाला फार्मूला यूज़ करेंगे जिसमें फोर्स एंड चार्ज यूज़ हो जाए. सो F इज इक्वल टू क्यू इंटू ई, ये फार्मूला हमें पता है. सो इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इक्वल टू F अपॉन क्यू. फोर्स हमें क्वेश्चन में गिवन है 2 न्यूटन एंड जो Q है चार्ज जिसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड हमें बताना है वो कितना है? 2 कूलम. सो 2 से 2 हो गया कैंसिल और आंसर क्या आ गया? 1. उसकी यूनिट क्या बनी? फोर्स की यूनिट न्यूटन, चार्ज की यूनिट कूलम. सो आंसर क्या आ जाएगा? 1 न्यूटन पर कूलम. तो देखा कितना ईजी था,
राइट। तो जितने भी फार्मूलाज हैं इस यूनिट में, जैसे कि मैंने बिगिनिंग में आपको बोला था, सारे फार्मूलाज आपको नोट डाउन करने हैं, बिकॉज ऐसे सिंपल से न्यूमेरिकल पेपर में आते हैं इफ़ यू नो द फार्मूला, और फिर क्वेश्चन को सॉल्व करना कितना आसान है। सो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो क्या है, 1 न्यूटन पर कूलम। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का पोर्शन अभी कंप्लीट नहीं हुआ है बिकॉज इट इज़ वेरी वास्ट। आज हमने बात की है रिगार्डिंग चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, और नेक्स्ट वी विल डिस्कस द कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू डाइपोल। उसके बाद इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट है, देन वी विल स्टार्ट विद मैग्नेटोस्टैटिक्स। तो अभी आपको क्या टास्क मैं दे रही हूँ कि जो आज हमने टॉपिक पढ़ा है, आपके पास 12th की बुक होगी कोई भी, राइट। तो जो उसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का फर्स्ट चैप्टर है, उसमें जो फार्मूलाज आ रहे हैं उनको नोट डाउन कीजिए अपनी नोटबुक पर, राइट। सेकंड जो है, यहाँ पर जितने भी फर्स्ट चैप्टर में गॉस लॉ एंड कूलम लॉ की जो यहाँ पर जो स्टेटमेंट्स हैं उनको नोट डाउन कीजिए, एंड डिफरेंट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए गॉस लॉ एंड कूलम लॉ का क्या रिजल्ट आता है, ठीक है। तो ये आज आपका टास्क है, इसको आपको सबको नोट डाउन करना है। देन कल हम डिस्कस करेंगे एमसीक्यूज रिलेटेड टू इलेक्ट्रिक डायपोल एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, एंड थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लव जो आप सब दे रहे हैं। मुझे बहुत खुशी है एवरी टाइम आई सी माई चैनल सब्सक्राइबर इतने स्पीड से बढ़ रहे हैं, इतने अच्छे आपके कमेंट्स आ रहे हैं, इट्स मेकिंग मी रियली वेरी हैप्पी। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ़ यू। और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी इसको लाइक करना, शेयर करना, एंड इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा कि और अच्छे अच्छे वीडियोस बनाने हैं। थैंक यू सो मच।